डोंट इग्नोर योर कम्प्रीहेंशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपकी नहीं है तो आपकी पूरी सिलेक्शन हाथ में जाने वाली है। आपकी वाक्य को ज्यादा इग्नोर भी नहीं करना चाहिए और ज्यादा दिल पे भी मत लगाओ। सो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आपने क्या आपका भी स्कोर 110 और 120 पे स्टक हो गया है। मतलब यू आर सॉल्विंग योर PYQs, you are completing your syllabus, but still stuck in mock numbers। मे भी किसी का 120 पे अटक गया, किसी का 130 पे, किसी का 140 पे, किसी का तो 90 पे अटक गया है। आई नो दैट फीलिंग एंड इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट आपने कितनी ज़्यादा मेहनत की, एक्चुअली मेहनत हर कोई कर रहा है, बट नंबर स्टक हो गया है। इट्स अबाउट 7 स्कोर किलर्स। यस, जो हर एस्पिरेंट करते हैं, मैंने भी अपनी लाइफ में किए 7 मिस्टेक्स जो आपके स्कोर को आगे बढ़ने नहीं देती है। आज के वीडियो में मैं 7 मिस्टेक को डिस्कस कर रही हूँ। आप भी अगर इस मिस्टेक को कर रहे हो तो देख लेना कौन सी 7 मिस्टेक है, कहीं आप तो नहीं कर रहे ऐसे मिस्टेक, अगर है तो बताना जरूर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विथ माय 7 मिस्टेक्स। सो मिस्टेक नंबर 1 इज पैसिव मॉक एनालिसिस। हर किसी को पता है कि मॉक में नंबर बढ़ाने के लिए एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पता तो मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए थे, आपको पता चल गया कि एनालिसिस तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर एनालिसिस कैसे करें? सपोज आपने टेक्स्ट बुक की मॉक एक दिया है और उसमें पूरा दिया हुआ रहता है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग है और कितने क्वेश्चंस राइट है, आपके कितने परसेंटाइल बना, कितने एवरेज, सब टॉपर ने कितना स्कोर किया, सब कुछ वहाँ दिया रहता है। तो फिर से एनालिसिस करने की क्या जरूरत है? मतलब कौन सी वाला एनालिसिस करना चाहिए आपको? तो दिस इज नॉट दी राइट एनालिसिस। आपको और ज़्यादा थोड़ी एक्टिव होना पड़ता है ड्यूरिंग एनालिसिस। आपको देखना पड़ती है जो क्वेश्चंस आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किए तो क्या मतलब क्यों रॉन्ग हुआ आपके क्वेश्चंस, क्या आपने कोई सिली मिस्टेक किया है या फिर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली मतलब पता था पर रॉन्ग हो गया क्योंकि याद नहीं था, मे बी देयर इज अ लैक ऑफ रिविजन्स। और ये भी हो सकता है कि किसी न्यू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हो जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस PYQ से ही आएंगे या सारे जो आपने सिलेबस कंप्लीट किया है उसमें से आएंगे। कभी कभी न्यू क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और कभी एकदम अननेसेसरीली पैटर्न से बाहर ही कुछ भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एक दो। तो आपको देखना है कि आपकी रॉन्ग क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए है उसकी वजह क्या है। लिखना हर क्वेश्चन में कि मेरे सपोज मैथ्स में मैंने 25 क्वेश्चंस में आपने 20 सही किया, 5 गलत किया, तो क्यों 5 रॉन्ग हुआ आपका, लिखना। क्योंकि यही आपकी हेल्प करेगी स्कोर बूस्ट करने में। क्योंकि आपको जब पता चलेगा अच्छा ये मेरा सिली मिस्टेक था, जब पता चलने के बाद नेक्स्ट मॉक में आप ऐसे गलती बिल्कुल नहीं करोगे। तो ये पता होना बिल्कुल चाहिए आपको। अगर कोई लैक ऑफ रिविजन था तो आप रिविजन पे ध्यान दोगे, अगर नई कॉन्सेप्ट था तो आपको ज़्यादा एंग्जाइटी फील करने की जरूरत नहीं है, नई क्वेश्चन किसी को नहीं आने वाला। सो दैट इज बिगेस्ट एंड नंबर 1 मिस्टेक्स एवरी एस्पिरेंट्स टू, और मैंने भी की थी अपनी लाइफ में। एंड मिस्टेक नंबर 2 इज इग्नोरिंग द जीके टॉपिक्स। यस, जीके को ज्यादा इग्नोर भी नहीं करना चाहिए और ज्यादा दिल पे भी मत लगाओ जीके को, बिकॉज जीके जब बहुत बड़े सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप उसमें मतलब लग जाओगे कि मुझे जीके कंप्लीट करना, तो आपके पूरे दिन सिर्फ जीके पे ही निकल जाएंगे। क्योंकि जीके इतनी ज्यादा सिलेबस कवर करता है। देखने में तो छोटा सा टॉपिक है जीके, मगर इसमें आपकी हिस्ट्री, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। इसमें करंट अफेयर्स भी आते हैं और स्टैटिक, बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। अगर आप इसको मतलब बोलना है कि मुझे फुल मार्क्स चाहिए जीके में, तो ऐसे एम ना ही करो तो अच्छा है। बिकॉज इस एम के चक्कर में आपके बाकी सब्जेक्ट पीछे छूटने वाला है। तो बाकी सब्जेक्ट को भी फोकस करना है और जीके को एकदम इग्नोर भी नहीं करना कि आप जीके को अगर पूरा इग्नोर कर दोगे तो फिर भी आपका मॉक में नंबर नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जीके बहुत बड़ा जीके को भी सही रिस्पेक्ट देना होगा लाइफ में। सो दैट इज द मिस्टेक, डोंट इग्नोर जीके टू मच। जीके को पढ़ना चाहिए, पर हाँ PYQ सॉल्व कर लो, आई थिंक इट्स बेटर। PYQ अच्छे तरीके से सॉल्व कर। मिस्टेक्स नंबर 3 इज ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स हम सबने सुना है, आपने भी सुना है जरूर। आपको क्या लगता है कि एग्जाम हॉल में जाके मैं कोई ऑप्शन एलिमिनेशन कर दूंगा, पर करते क्या हो? फिर से वही बेसिक से हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। जैसे आपने पढ़ाई की कि मैथ्स में ऐसे ऐसे फॉर्मूला लगते हैं, मेरे को मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने चाहिए, ऐसे करने। अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगी, हो भी जाएगी तब तक टाइम खत्म हो चुका होगा। Whenever you are giving mocks, your one target is to complete all the questions। हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है as soon as possible। आपकी बस यही टारगेट होनी चाहिए, तभी होगा। कैसे होगा ये सब? जब आपको ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक आएगा। 15 मिनट्स वक्त पे 25 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व पॉसिबल है? हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको हार्डली 30 सेकेंड्स मिलेंगे एक क्वेश्चंस के लिए। अगर आप इस क्वेश्चन में पेन उठाओगे, लिखोगे, तो आपको आधा वक्त तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। फिर बाकी क्वेश्चन आप कब सॉल्व करोगे? सो ट्राई करो मैथ्स की सारी कैलकुलेशन दिमाग में करने की, और ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक मैथ्स पे जरूर लगाना। लाइक यूनिट डिजिट की कॉन्सेप्ट हो गया, डिजिटल सम,
एंड स्क्वायर्स की शॉर्ट ट्रिक्स, सारे जितनी शॉर्ट ट्रिक्स है, अगर आप मैथ्स किसी टीचर्स को फॉलो करके पढ़ रहे हो तो आपको आता होगा। आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की जरूरत है, पर देखना, ऑप्शन को सही तरीके से देखना, इसीलिए आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको किसी ने नहीं बताया कि पूरे एकदम ना रूल्स के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। इट्स नॉट मैंडेटरी, आपको बस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, दैट इज योर टारगेट। ऐसे ही करना, नॉट जस्ट ओनली इन मैथ्स, आपको इंग्लिश में भी ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स आनी चाहिए। जीके में तो ज़्यादा वक्त लगता भी नहीं है, क्योंकि जीके में मेरा 7-8 मिनट लगता था अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो, मतलब अगर स्टेटमेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो तो ज़्यादा वक्त लग जाता। अगर क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल से है तो 7-8 मिनट बहुत ज़्यादा है। जीके में 15 मिनट्स एनफ है। आपको टाइम की कमी होने वाली है मैथ्स में, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दैट मैथ पे थोड़ा ध्यान देना, एंड रीजनिंग पे थोड़ा पजल उजल अच्छा से पहले से ही कर लेना कि जाके बाद में प्रॉब्लम ना हो। सो मिस्टेक नंबर 3 यही है कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स नहीं लगाते हो, जो कि आपको लगाना है। ओके, एंड द मिस्टेक नंबर 4 इज इनकंसिस्टेंट रिविजन। आपको पता है कि सिर्फ मॉक देने से कुछ नहीं होता है, एनालिसिस भी किया आपने, मॉक भी किया, पर क्या सब खत्म नहीं, रिवीजन भी तो करना है। रिवीजन आप करते नहीं, एक बार रिवीजन कर लिया बस हो गया काम खत्म, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, रिवीजन भी करना है। आपने सपोज मॉक दिया और मॉक के एनालिसिस किया, क्या होगा आपको पता चल जाएगा, अच्छा हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री से मेरे कुछ कॉन्सेप्ट याद नहीं था तो मुझे मॉडर्न हिस्ट्री फिर से जाकर रिवाइज करना है, या फिर जो भी मतलब गलती था आपको रिवीजन करना है डेली बेसिस पर। डोंट बी इनकंसिस्टेंट ड्यूरिंग रिवीजन, बिकॉज रिवीजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर सिलेक्शन। सो दैट इज मिस्टेक नंबर 4 एवरी एक्सपीरियंस डू इन देयर लाइफ। एंड मिस्टेक नंबर 5 क्या है बताओ? मिस्टेक नंबर 5 इज कॉम्प्रीहेंशन। आप कॉम्प्रीहेंशन पे ध्यान ही नहीं देते हो। आपको लगता है कि पहले प्री क्लियर कर ले, फिर मेंस में जब आएगा तब कॉम्प्रीहेंशन करेंगे। अगर आपकी कॉम्प्रीहेंशन ठीक ठाक नहीं है तो आपके पास उतना वक्त रहता ही नहीं कि आप जब कॉम्प्रीहेंशन में ध्यान दो, क्योंकि प्री और मेंस से भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। कभी 2 मंथ्स 3 मंथ्स डिपेंड करता है, नहीं होता है। आपको पहले से ही कॉम्प्रीहेंशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मतलब कॉम्प्रीहेंशन आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो पहले से पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से। बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा, पेपर पढ़ो। अगर पेपर भी नहीं समझ में आ रहा है, छोटी छोटी रीडिंग का स्टोरी बुक से कुछ भी है उठाओ, उसे पढ़ना अभी से शुरू करो। मॉर्निंग पे आप 10 to 20 मिनट तो इट्स इनफ हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग योर कॉम्प्रीहेंशन तो हो जाएगा, पर सॉल्व कैसे करें? कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने की कोई टेक्निक्स नहीं होती। आपको पहले भी बताया कि ऑप्शन एलिमिनेशन कुछ होता है, तो कॉम्प्रीहेंशन के केस में भी सेम होता है। कॉम्प्रीहेंशन 2 टाइप्स होते हैं। एक तो शॉर्ट कॉम्प्रीहेंशन, जो छोटा सा पैसेज आपको दे दिया जाता है, आपको पूरे पहले पढ़ लो फिर क्वेश्चन करना। और एक तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग कॉम्प्रीहेंशन दे दिया जाता है कि पढ़ते पढ़ते ही वक्त खत्म हो गया, आपको क्वेश्चन पढ़ने की टाइम ही नहीं मिलती, तो क्या करें? तो दोनों कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने को अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। अगर आपको चाहिए तो वीडियो इस बारे में बताना, मैं बना दूंगी कैसे कॉम्प्रीहेंशन में स्पीड बढ़ाए आपकी। द मिस्टेक नंबर 5 एवरी एक्सपीरियंस डू, so you don't have to do, don't ignore your comprehension is also important, okay, don't ignore it, practice it from now. And the 6th number mistake is ignoring typing और कंप्यूटर। आपको लगता है कंप्यूटर तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है, क्या करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। पर रुको, आप 2025 के एग्जाम में जरा देखना, सबके रिजल्ट तो आए थे, आधा से ज़्यादा तो फेल ही हुआ कंप्यूटर की वजह से, क्योंकि कंप्यूटर में इतनी हार्ड सवाल पूछ लिया था किसी ने। तो कंप्यूटर को इग्नोर नहीं करना है। यस, कंप्यूटर में आपको ज़्यादा रैंक भी नहीं लाना है कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में आपको ध्यान देना पड़ रहा है, पर कंप्यूटर को इग्नोर भी नहीं करना है। कंप्यूटर को साथ में लेके चलो, हो सके तो अभी तो प्री है, अभी नहीं ध्यान तो प्री के बाद दे देना, पर देना जरूर। और टाइपिंग को तो आप अभी से ध्यान दे सकते हो, क्योंकि अगर टाइपिंग स्पीड आपकी नहीं है तो आपकी पूरी सिलेक्शन हाथ में जाने वाली है। आपकी 170 और 180 मार्क्स की कोई इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगी अगर आपके पास टाइपिंग स्पीड नहीं है। आपको अभी से 40 प्लस स्पीड तो लेके चलो, 40 नहीं तो 35 प्लस तो रखो टाइपिंग स्पीड, क्योंकि टाइपिंग स्पीड भी आपको क्लियर करनी पड़ती है और नहीं होता, आसानी से नहीं होता स्पीड। मेरे तो बहुत ज़्यादा वक्त लग गया था, एंड आपको डेली करना पड़ता है तभी आपकी स्पीड बनेगा। अभी से आप देना शुरू करो कॉम्प्रीहेंशन को भी, तो टाइपिंग को भी टाइम दो। एंड द 7th मिस्टेक इज, दैट इज आई तो एवरी एस्पिरेंट फेस, मैंने भी फेस किया, हर एस्पिरेंट, नॉट जस्ट इन एसएससी एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम दे रहे, उसको इमोशनल बर्न आउट होता है। और इस इमोशनल बर्न आउट के चक्कर में क्या करता है, मुझसे तो नहीं होगा एग्जाम, मुझसे नहीं निकलेगा। मतलब अगर आप पहले अटेम्प्ट में फेल हो चुके हो, फिर दूसरे अटेम्प्ट है, किसी का थर्ड अटेम्प्ट है, बार बार फेल होते हैं और हिम्मत साथ नहीं रहती, लगता नहीं दिस एग्जाम इज नॉट फॉर मी, तब आप साथ छोड़ देते हो ऐसे। सो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आपने किसी अटेम्प्ट में फेल हो गए हो, इट डजंट मीन यू कैन सक्सीड अगेन। तो आपको ब्रेक लेना है और खुद से सवाल पूछना है कि आपने स्टार्ट क्यों की। यस, आपको सवाल पूछना है तभी हो पाएगा। एंड मैंने तो जब हम लोग शुरू करते हैं हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, धीरे 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 क्या होता है, फ्रेंड सर्कल छोटे होते जाते हैं और अंत तक कोई फ्रेंड नहीं बचते लाइफ में, लोनलीनेस आ जाते हैं।
तब आई जस्ट यूज द जर्नलिंग टेक्निक्स. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर ऑफ दैट टेक्निक्स. आप जर्नलिंग टेक्निक्स की यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आपको, कर लेना. अगर आपको जर्नलिंग टेक्निक के बारे में नहीं पता है तो बताना, मैं इसके भी वीडियो बना दूंगी. एंड दैट्स इट. मेरे 7 मिस्टेक्स खत्म होते हैं. आप कमेंट में बता देना कि कौन सी मिस्टेक आप इतने दिन से कर रहे हो और आगे नहीं करना है. ठीक है, बताना जरूर कमेंट में. सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सब्सक्राइब कर देना चैनल को सो दैट यू डोंट मिस माय लेटेस्ट वीडियो ऑन एसएससी. क्योंकि मेरे आगे जो भी वीडियो आने वाली है वो एसएससी की रिलेटेड ही होगी. अगर आपको एसएससी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है दिमाग में, कमेंट में बता देना. मैं उस पर अगर पॉसिबल होगा तो रिप्लाई जरूर करूँगी. ओके.